हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिट 2। यूनिट 2 का चैप्टर 1 करेंगे, जो है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और हमारी बुक का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चाहे वो सोल का बच्चा हो, चाहे वो रेगुलर का बच्चा हो, आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको तो ये पता ही होगा कि बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होता है। आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है, और इसके कौन से प्रोडक्ट होते हैं, और कौन सी बैंक सर्विस देती है, और बैंक के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देख लेते हैं। चलिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं, फिर सर्विसेज को देख। बैंक द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय उत्पाद जैसे कि अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड आदि, ये हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और बैंकिंग सर्विसेज का क्या मतलब है कि बैंक द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय सेवाएं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सेवाएं आदि। तो यदि मैं आपको कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बताऊं, तो देख लीजिए क्या होते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स और क्या होते हैं बैंकिंग के सर्विसेज। तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हमारे चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, करंट अकाउंट एंड सो ऑन, ये सारे हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और बैंकिंग सर्विस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज, कार्ड सर्विसेज और भी बहुत सारे सर्विस। तो ये हमें बैंक प्रदान करती है, हमें बैंक देती है ये सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। चलिए अब सीधा हम अपने चैप्टर में ही देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। तो हमने शॉर्ट में पढ़ा, जो हमारा चैप्टर का नाम था बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और फिर आगे आगे चलते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। और मैं आपको यह एक बात और चीज बता दूं कि यह सिर्फ आपके इस पेपर में ही लिखने के काम नहीं आएगा, बल्कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। कि यदि आप किसी सेल्स की फील्ड में जा रहे हैं या किसी बैंक में जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक के प्रोडक्ट बताइए, बैंक के सर्विसेज बताइए। तो वहां पर भी आपके ये काम आ सकता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू वुड हैव गेन नॉलेज ऑन वुड बी द मीनिंग, जैसे कि मैंने मीनिंग बताया, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, along with learning about budget and different types of various associated with it। मतलब बोला है कि एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर आपको ज्ञान प्राप्त होगा वह है वित्तीय नियोजन का अर्थ होगा, मैथ होगा, आवश्यकता होगी, साथ ही बजट और इसके विभिन्न प्रकारों और उससे जुड़े विभिन्न शब्दों के बारे में सीखेंगे। इन दिस यूनिट you will learn be given detailed classification about the types of बैंक, बैंक के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके सर्विसेज तो हमने पढ़ ही लिए, लेकिन और डिटेल में पढ़ेंगे बैंक के कस्टमर को ऑफर क्या करती है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट, जब हम इस चीज को पढ़ लेंगे, यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अलग अलग प्रकार के बैंक के डिपॉजिट और उसके के बारे में नॉलेज हासिल कर लेंगे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, कितने प्रकार के लोन होते हैं, कितने प्रकार के क्या होते हैं, सब आपको पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपको पता चलता जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए। और नहीं पता तो आज मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके ये बहुत बहुत काम आने वाला है, मेरी बात मानिए।
देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं बैंक क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक क्या होता है, क्योंकि बैंक जानना बहुत जरूरी है, जब आप टाइप्स को समझ पाएंगे। तो बैंक क्या होता है? बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों को अलग अलग प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। शॉर्ट शब्दों में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है आप, जैसे कि जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करती है बैंक, ऋण देती है, चेक और ड्राफ्ट जारी करती है, पैसे ट्रांसफर करती है और निवेश और बीमा सेवाएं प्रदान करती है, और भी बहुत सारे कार्य करती है। तो बैंक का मतलब यह है कि वह जमा करती है और आपके पैसे निकालती है, आपको ऋण देती है, आपके पैसे ट्रांसफर करती है। यह बैंक का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों को सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो बैंक की ये डेफिनेशन। तो आगे लिखा है आरबीआई। आरबीआई आरबीआई तो आप सबको पता ही होगा, मुझे पता है आप सबको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यह देश का केंद्रीय बैंक है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक। और इसे बैंकों का क्या कहा जाता है? बैंक भी कहा जाता है। Its functioning is regulatory in nature as it regulates the functioning of all other banks operating in India. जो इसका काम काज होता है वो नियामक प्रकृति का है, मतलब कि यह भारत में संचालित अन्य सभी बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। Hence, supervises the functioning of the entire banking sector in India. It has a key role to perform information of monetary policies and foreign exchange mechanisms. Some of the key issues it has as say in the related to customer care, disclosure of financial position, etc. There are no dealing with the general public unlike all the other banks. Only RBI is entrusted with issuing currency. क्या बोला गया है, मैं आपको शुरू से बताऊं तो यह देश का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके ये जो कामकाज करता है और यह भारत में जो सभी बैंक है उसको संचालित करता है और उसको नियंत्रित करता है। इसीलिए यह भारत में पूरे बैंकिंग क्षेत्र में कामकाज की निगरानी करता है। ठीक। जो मौद्रिक नीतियां और विदेशी मुद्रा होती हैं उनकी जानकारी देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा नियंत्रित कुछ प्रमुख मुद्दे ग्राहक सेवा, वित्तीय स्थिति को खुलासा आदि से संबंधित है। अन्य सभी बैंकों की विपरीत इसका आम जनता से कोई लेन देन नहीं होता। क्या आप डायरेक्ट आरबीआई में जाके अपना खाता खुला सकते हैं? नहीं खुला सकते। तो इसका आम जनता से कोई लेन देन नहीं होता, केवल आरबीआई को ही मुद्रा जारी करने का काम सौंपा गया है। एक, यदि आपको ना समझ आए तो मैं फिर से बता देता हूं एक बार। क्या मुझे एक क्वेश्चन मेरे अंदर आया है पुटअप, क्या मैं पुटअप करूं कि जो ये इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? कोई बता सकता है? यदि नहीं तो मैं बताता हूं। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोई बता सकता है? एनीवन कोई है ऐसा? तो मैं बताता हूँ, मुंबई में इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। आई होप आपको समझ आया हो। यदि मैं आरबीआई के कार्य बताऊं आपको कि आरबीआई कार्य क्या करता है, तो ये मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, तैयार करता है।
आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को तैयार करता है, जिसमें ब्याज दरों को निर्धारण, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन को नियंत्रित करना शामिल है। बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है। बैंकों के लिए नियमों और मानकों का निर्धारण, बैंकों की निगरानी और बैंकिंग सेवाओं का विकास शामिल होता है। मुद्रा को प्रबंधन करता है, वित्तीय स्थिरता करता है। वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि आरबीआई देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करता है, जिसमें वित्तीय संकटों को रोकने और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना शामिल है। ठीक, तो मैंने जैसे कि बताया कि इसकी मुख्यालय मुंबई में है और इसका क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है। इसका जो शाखा कार्यालय है वो देश के विभिन्न शहरों में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे कौन है। और जो गवर्नर होता है, आरबीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। और जो हमारे प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। याद रहेगा कि मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में बता दिया है, ठीक, पर इसमें नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया है। आप ये पॉइंट याद रखिए। आगे है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तो कौन नहीं जानता। इसका मतलब होता है वाणिज्य बैंक। क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वाणिज्य बैंक। ये वाणिज्यिक बैंक करता क्या है, क्या होता है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। वाणिज्यिक बैंक, according to the traditional definition of a commercial bank, it is a financial institution that primarily engage in the acceptance of deposit from individual and offer various lending and financial services. Commercial bank offer fundamental banking services to their customer, including consumer and enterprises of small to medium scale. क्या बोला गया है कि जो वाणिज्यिक बैंक की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार यह एक वित्तीय संस्थान है। क्या है? एक वित्तीय संस्थान है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों से जमा स्वीकार करता है, मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया, और विभिन्न ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें उपभोक्ता और छोटे से मध्यम स्तर के उद्यम शामिल हैं। A commercial bank is a type of financial institution that offer a range of services to its customer, including loan, certification of deposit, saving bank account, bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट आप सबको पता है क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है यदि आपके बैंक में जीरो बैलेंस है और आप, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने 10,000 निकाल लिए आपके बैंक में पैसे, को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट रिवेन्यू, ये लेकिन किसी किसी बैंक में ही, ज्यादातर बैंकों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ जो मतलब कि ज्यादा, जैसे कि एचडीएफसी में और भी बैंक में मिलती हैं। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट रिवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल्स एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। तो क्या बोला गया है इसमें, देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों को ऋण, जमा प्रमाण पत्र, बचत बैंक खाते और बैंक ओवरड्राफ्ट सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। These financial institutions generate revenue by providing loan of individual and charging interest on the borrowed amount. Borrowed amount, क्या बोला गया है कि ये वित्तीय संस्थान व्यक्ति को ऋण प्रदान करके और उधार ली गई राशि पर ब्याज लगाकर राजस्व अर्जित करते हैं। क्या आपको पता है कि बैंक कैसे पैसा कमाती है? कमेंट में आंसर दीजिए। अ कमर्शियल बैंक offer a range of lending products including company loan, vehicle loan, housing loan, personal loan,
and school loan. In other sense, these are companies established under special act. These can be domestic or foreign in nature. Primarily, commercial bank can be divided into two categories. वो आगे बढ़ लेंगे, यहाँ तक बताते हैं पहले हम आपको। ठीक, यहाँ तक बताते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो कंपनी ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण और स्कूल ऋण सहित कई प्रकार के ऋण उत्पाद प्रदान करती है। यदि दूसरे शब्द में कहूँ तो विशेष अधिनियमों के तहत स्थापित कंपनियां हैं। ये घरेलू या विदेशी प्रकृति की हो सकती है। तो ये दो प्रकार के हैं, प्राइमरी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है कि शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है? शेड्यूल्ड बैंक मतलब होता है अनुसूचित बैंक। नॉन शेड्यूल्ड मतलब होता है गैर अनुसूचित बैंक। तो देखिए, अनुसूचित बैंक क्या होता है? द्वितीय अनुसूची के सूची में उल्लेखित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 bank mentioned are in the list in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 are scheduled bank। ठीक, ये scheduled बैंक कहलाती हैं। इसके अनुसार 1934 के अनुसार अनुसूचित बैंक हैं। द्वितीय अनुसूची की सूची में उल्लेखित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अनुसूचित बैंक हैं। These are the further category into private, foreign and multinational bank, cooperative bank to fall in the category if they fulfill certain criteria। तो क्या बोला गया है? इन्हें आगे भी निजी, विदेशी और बहुराष्ट्रीय बैंक में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। सहकारी बैंक भी इस श्रेणी में आते हैं यदि वे कुछ निश्चित मानदंड करते हैं। आगे है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब है? गैर अनुसूचित बैंक। Those that are not listed in the above are obviously not scheduled bank. These are a total of 1458 non-scheduled bank in India as per the latest information available at the time of preparation session। तो जो बैंक उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है वे स्पष्ट रूप से गैर अनुसूचित बैंक है। इस पाठ को तैयार करने के समय उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत में कुल 1458 गैर अनुसूचित बैंक हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं इसके बारे में, मुझे पता है आपको नहीं समझ आएगा। शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो यदि मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं कि अनुसूचित बैंक मतलब शेड्यूल्ड बैंक और गैर अनुसूचित बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो देखिए अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो आरबीआई के साथ पंजीकृत होते हैं और जिन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और उन्हें जमा, बीमा, क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वे बैंक जो आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, और जो अनुसूचित बैंक मैंने बताया वो पंजीकृत होते हैं, लेकिन जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं होते। पंजीकृत तो समझ ही आता होगा, रजिस्टर्ड, और उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करना होता। वे गैर अनुसूचित बैंकों को आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है और उन्हें जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक ये क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका हिंदी का मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक भारत में, रीजनल रूरल बैंक भारत में इंडिया, चलो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। Regional rural bank in India are financial institutions that have been designated as scheduled commercial bank. These banks are specially established to
cater to the banking needs of rural areas within each state. The regional rural bank are financial institutions that specifically address the financial requirements of those residing in rural areas and those who are socio-economically at disadvantage. These banks operate at a regional level, serving several states within the country. These are established the government, be it national, state, or it in the union territory level. These operations are limited and local to the state or UT, मतलब union territory in which they are established. Hence, here are of operational is predefined. भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय संस्था है जिन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में नामित किया गया है। ये बैंक विशेष रूप से प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण लोगों की जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्थाएं हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये बैंक क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं और देश के कई राज्यों को अपने सेवाएं देते हैं। ये सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। उनका संचालन उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित और स्थानीय होता है जिसमें वे स्थापित होते हैं, इसीलिए उनके संचालन का क्षेत्र पूर्व निर्धारित होता है। क्या होता है? पूर्व निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? Public sector banks are financial institutions characterized by majority government ownership, with the government holding more than 50% of the bank's capital. The government regulates the financial standards of these institutions. The general view among depositors is that their funds are more secure when trusted by public sector banks, mostly due to their government ownership. Consequently, a significant proportion of public sector banks possess a substantial number of customers. The State Bank of India is recognized as India's largest bank sector bank. मुझे बताइए कि SBI कब स्थापित हुई थी? अब यहाँ पे SBI की बात आ गई तो आप मुझे बताइए, बस एक ही क्वेश्चन है आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई? और बाकी तो हम चलिए पढ़ ही लेते हैं। इसका क्या मतलब, क्या बोला है इन्होंने? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय संस्थाएं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं वो वित्तीय संस्था है जिनमें अधिकांश सरकारी स्वामित्व होता है, जिसमें सरकार के पास बैंक का 50% से अधिक पूंजी होती है। सरकार इन संस्थाओं के वित्तीय मानकों को नियंत्रित करती है। जमाकर्ताओं के बीच आम राय यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा करने पर उनका धन अधिक सुरक्षित होता है, जो कि मुख्य रूप से उसके सरकारी स्वामित्व के कारण होता है। नतीजतन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास पर्याप्त संख्या में ग्राहक होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और मेरा जो क्वेश्चन है उसको कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं इसको यदि आपको शॉर्ट में बताता हूँ, चलिए यदि मैं आपको सबसे इजी लैंग्वेज में बताऊं इसको, जिससे आप समझ पाएं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक वे बैंक होते हैं जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ये बैंक सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। यदि हम थोड़ा और इसको पढ़ लें कि पब्लिक सेक्टर की विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। जब पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए तो इसकी विशेषताएं को क्यों छोड़, तो पब्लिक सेक्टर की विशेषताएं क्या क्या होती है?
ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इसकी विशेषता हम 3 पढ़ लेते हैं विशेषताएं। पहला है सरकारी स्वामित्व। ये बैंक सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जैसा कि आपको पता है, यही हमारी विशेषताएं भी हैं। सार्वजनिक सेवा, ये बैंक लोगों को सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करते हैं। वही वही आपकी क्या बन जाएगी, विशेषताएं भी बन जाएगी। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको कि विशेषताएं क्या होगी अब इसकी। व्यापक नेटवर्क, पब्लिक सेक्टर बैंकों का व्यापक नेटवर्क होता है जिससे लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं। यदि उदाहरण ले लें तो भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए कि हमारे 5 कौन से प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और कौन से हमारे गवर्नमेंट बैंक। आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, प्राइवेट कौन से और पब्लिक कौन से, ओ सॉरी गवर्नमेंट कौन से। तो अब नेक्स्ट है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक। तो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा इसके आंसर, कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक है और कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो अब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक पढ़ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब होता है निजी क्षेत्र के बैंक। In addition to 3 and 4 above are private sector banks owned and managed privately. Unlike public sector banks, their priority is not the economic welfare but their own profitability and the objective of formation of such bank. Nevertheless, they too have to follow the RBI rules and regulation in force. Some of them are ICICI और HDFC। और तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे इन दोनों के फुल फॉर्म बताओ। मुझे पत, मिलना चाहिए इसका आंसर, याद रखना। चलिए क्या लिखा है कि जो ऊपर बताए गए थे 3 और 4 के अलावा निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधन निजी तौर पर होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विपरीत उनकी प्राथमिकता आर्थिक कल्याण नहीं बल्कि उनकी अपनी लाभप्रदता और ऐसे बैंकों के गठन का उद्देश्य है। फिर भी उन्हें भी आरबीआई के लागू नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। उनमें से कुछ हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आदि, ठीक। और आपको 5 तो देने ही है, यहाँ से तो 2 तो आपको यहीं से मिल गए, 3 और दीजिए। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा काम बनता है। तो चलिए क्या लिखा है। The word cooperative means autonomous association of people aspiring to meet their own economic, social and cultural objective through an entity jointly controlled and owned. The binding factor is mutual trust. These banks operate on the same lines as banks but on no profit, no loss basis. These are registered under Cooperative Societies Act 1912 and these two are RBI regulated. These can be rural or urban in nature as these are often backed by different states in India. The word cooperative is often fixed before the word cooperative. Rajasthan State's Cooperative Bank and Maharashtra State Cooperative Bank are some example. तो ये क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे ये तो सब मेरे सर के ऊपर से निकल गया। नहीं, मैं आपको समझाऊं तो आपके दिमाग में आए। सहकारी शब्द का अर्थ होता है, कोऑपरेटिव शब्द का अर्थ होता है लोगों का स्वायत्त संगठन जो संयुक्त रूप से नियंत्रित और स्वामित्व वाली इकाई के माध्यम से अपने स्वयं के आर्थिक, सामाजिक और या सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने की आकांक्षा रखते हैं। इसे जोड़ने वाला कारक अपनी विश्वास है, आपसी विश्वास है। ये बैंक अन्य बैंकों की तरह ही काम करते हैं लेकिन
बिना लाभ हानि के आधार पर। ये सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत है और ये भी आरबीआई द्वारा विनियमित है। ये ग्रामीण या शहरी प्रकृति के हो सकते हैं क्योंकि इन्हें अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा समर्थित किया जाता है। इसीलिए सहकारी शब्द को अक्सर सहकारी शब्द से पहले लगाया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इसके कुछ उदाहरण हैं। अब तो आ ही गया होगा आपको समझ। यदि अभी भी नहीं आया तो मैं लास्ट बार और समझा देता हूँ। तो आसान शब्दों में यह है कि कोऑपरेटिव बैंक एक प्रकार का बैंक है जो सदस्यों के सहयोग से चलाया जाता है। किसके? सदस्यों के सहयोग से चलाया जाता है। किसके? सदस्यों के सहयोग। तो माइंड में भी घुस गया होगा। यह बैंक अपने सदस्यों के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। क्या काम करता है? आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के। ठीक, ये तो बहुत इजी लैंग्वेज था, अब तो आ ही गया होगा। फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक का मतलब होता है विदेशी बैंक। As the name suggests, these banks are reincorporated in foreign land. The big difference is that they have to abide by the rules and laws of their home country as well as those in force in India. In a nutshell, they are neither government owned nor registered in India. Example, HSBC, HSBC और बैर्कले स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ का बैंक होगा? विदेशी बैंक। इन बैंकों को 1994 में पुनः निगमित किया गया था। विदेशी भूमि में बड़ा अंतर यह है कि उन्हें अपने देश के नियमों और कानूनों के साथ साथ भारत में लागू नियमों और कानूनों का भी पालन करना होता है। संक्षेप में कहें, वे ना तो सरकारी स्वामित्व वाली और ना ही भारत में पंजीकृत है, ना ही रजिस्टर्ड है। जैसे कि ये बैंक कुछ देख सकते हैं। ठीक, नहीं समझ आया? कोई नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, इसीलिए ही बैठा हूँ। तो आसान शब्दों में हम बोले तो फॉरेन बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो अपने देश के बाहर व्यापार और वित्तीय गतिविधियों में शामिल होता है। यह बैंक विदेशी मुद्रा में लेन देन करता है और विदेशी व्यापार और निवेश में मदद करता है। बस इतना ही जानने की जरूरत है। ठीक, अब आगे है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक बता सकता है क्या होता है? डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? विकास। तो विकास बैंक। Immediately after independence, the need was felt to promote the lagging sector of the economy and hence development bank came into being. There are four types: industrial, agriculture, export import and housing. Thus, they are known as specialized financial institutions. Development banks are financial institutions that provide extended funding for projects that need significant capital investment and have extended repayment periods. These projects typically include the development of irrigation system, mining and heavy industry as well as urban infrastructure. क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? बता रहे हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई है और इसीलिए विकास बैंक अस्तित्व में आए। इसके चार प्रकार हैं: औद्योगिक, कृषि, निर्यात आयात और आवास। इस प्रकार इन्हें विशेष वित्तीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। विकास बैंक वित्तीय संस्थान है जो उन परियोजनाओं के लिए विस्तारित वित्त पोषण प्रदान करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और जिनकी चुकौती अवधि लंबी होती है। इन परियोजनाओं में आमतौर पर सिंचाई प्रणाली, खनन और भारी उद्योग के साथ साथ शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है। उसे बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक।
आयात निर्यात, है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। ठीक, निर्यात आयात बैंक। These banks are came into existence for the sole purpose of providing financial, especially for promotion of foreign trade. Export-Import Bank of India was established as the apex bank of finance entities in the field of export and import through commercial bank. ये बैंक विशेष रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना वाणिज्य बैंक के माध्यम से निर्यात और आयात के क्षेत्र में संस्थाओं के वित्त प्रदान करने के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाउसिंग बैंक। आवास बैंक, हाउसिंग बैंक। So these provide finance for the housing sector and related activities associated with the housing sector like construction of houses, plot, house repair, etc. National Housing Bank was established to provide housing finance, commercial bank and other agencies. ये आवास क्षेत्र और आवास क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों जैसे घरों, भूखंडों, घरों की मरम्मत आदि के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करते हैं। आपको हाउसिंग बैंक से ही समझ आ रहा होगा, यही सब कार्य होते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वाणिज्य बैंक और अन्य एजेंसी के माध्यम से आवास वित्त प्रदान करने के लिए हुई थी। ठीक? तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं दो, देखिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा करेंसी नोट छापने के लिए क्या बताइए अधिकृत है। और दूसरा है इज एस्टेब्लिश बाय स्पेशल एक्ट, विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया बताइए। पहले आप उसी का आंसर दे दीजिए, फिर आप इसका आंसर भी दीजिएगा। ठीक, अब आया है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या है हमारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं। पढ़ लेते हैं। द मेन टास्क ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक इज अट्रैक्टिंग डिपॉजिट from investors and utilizing it to run their organization. अनुसूचित बैंकों का मुख्य कार्य निवेशकों से जमा राशि आकर्षित करना तथा उसका उपयोग करके अपने संगठन चलाने के लिए करना है। Let us see as an example. तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। A person deposits some money with a bank and gets interest on it. एक व्यक्ति जो है वो बैंक में कुछ पैसे जमा करता है और उस पर ब्याज पाता है। Another takes a loan from the bank and pay interest on it. और जो दूसरा व्यक्ति है वो बैंक से ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है और उस पर ब्याज देता है। एक व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति पैसा जमा करता है और उसे कुछ ब्याज मिलता है, और एक व्यक्ति क्या है? ऋण लेता है और उस पर ब्याज देता है। ठीक, दूसरा व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और पहला व्यक्ति क्या है? पैसे जमा करता है, उस पर ब्याज पाता है। तो the difference of the interest become the primarily income for that bank. So primarily the bank is the custodian of other people's of money. Over the last few years the bank have redeveloped themselves and are offering a wide range of services, some of which are mentioned below. ब्याज का अंतर उस बैंक के लिए प्राथमिक आय बन जाता है, इसीलिए मुख्य रूप से बैंक दूसरे लोगों के पैसे का संरक्षण करता है। और पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने खुद को फिर से विकसित किया है और कई तरह की सेवाएं दे रहा है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं। फैसिलिटी ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और भी धीरे धीरे पढ़ेंगे नीचे, पहले वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फैसिलिटी ऑफ लोन, फैसिलिटी ऑफ लोन का मतलब होता है ऋण की सुविधा। क्या? ऋण की सुविधा। अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, बैंक डील इन advancing loan to different types of entities ranging from individuals to large money
multinational companies, the interest that they earn from giving these loans in the main source of income. They fulfill the requirement of funds of different section of the society. तो ऋण की सुविधा जो है वो अलग अलग समय अवधि के लिए जमा स्वीकार या जमा स्वीकार करने के अलावा बैंक व्यक्तियों से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी तक, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनी तक विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को ऋण देते हैं। इन ऋणों को देने से मिलने वाला ब्याज उनकी आय का मुख्य स्रोत है, तो वो इस तरह कमाते हैं। आपका आंसर का जवाब मिल ही गया होगा ऊपर जो मैंने पूछा था। वह समाज के विभिन्न वर्गों के धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि बैंक इसी तरह कमाता है तो उसी में से हमें भी देता है, कुछ 2%, 1% कुछ ऐसी देता है। आगे है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, the provision of an overdraft facility within a current account allow the account holder to make withdrawal even in cases where the account balance is low. Overdraft is a financial arrangement provided by bank that allow customer to exceed a predetermined limit, resulting in negative balance referred to as an overdraft amount. तो एक निश्चित की अवधि के भीतर ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रावधान चालू खाता धारक को उन मामलों में भी निकासी करने की अनुमति देता है जहां खाते में शेष राशि कम है। ओवरड्राफ्ट बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वित्तीय व्यवस्था है जो ग्राहकों को पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकालने की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक शेष राशि होती है, जिसे ओवरड्राफ्ट राशि कहा जाता है। खूब समझ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, के पास अकाउंट होगा उसको ये पता होगा। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? बिलों में छूट, और नहीं भी है तो पता हो, क्योंकि ये तो बेसिक वर्ड है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिलों में छूट। बिल discounting is a viable alternative that allows businesses to speed up payment for their services and fulfill operational obligations without relying on outside sources for funding. बिलों में छूट एक व्यवहार्य विकल्प है जो व्यवसायों को अपनी सेवाओं के लिए भुगतान में तेजी लाने और वित्त पोषण के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर हुए बिना परिचालन दायित्व को पूरा करने की अनुमति देता है। मैं आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो यदि मैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है वो एक वित्तीय प्रक्रिया है। इसमें एक बैंक के वित्तीय संस्थान एक व्यापारी के बिल को पहले से भुगतान कर देता है बिना यह देखे कि बिल की अवधि समाप्त हुई या नहीं। जो बिल डिस्काउंटिंग की प्रक्रिया है वो एक व्यापारी अपने ग्राहकों को एक बिल जारी करता है जिसमें भुगतान की अवधि और राशि शामिल होती है। व्यापारी इस बिल को एक बैंक या वित्तीय संस्थान को बेचता है जो बिल की राशि का एक हिस्सा तुरंत भुगतान कर देता है। फिर बैंक या वित्तीय संस्थान बिल की अवधि समाप्त होने पर ग्राहकों से पूरी राशि वसूलता है और फिर व्यापारी जो होता है व्यापारी को बिल की राशि का एक हिस्सा तुरंत मिलता है और बैंक या वित्तीय संस्थान को बिल की अवधि समाप्त होने पर पूरी राशि मिलती है। ये फायदे क्या होते हैं, थोड़ा फायदा भी देख लेते हैं। जो व्यापारी को तुरंत क्या मिल जाता है, नकदी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। व्यापारी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक पैसा मिल जाता है। बैंक या वित्तीय संस्थान को बिल की अवधि समाप्त होने पर पूरी राशि मिल। तो जिसको नहीं पता था मैंने उसको भी बता दिया और जिसको पता था और समझ गया, वो भूल गया होगा तो और समझ गया होगा, नहीं भूला होगा तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। आगे है एनकेजिंग चेक। क्या लिखा है? एनकेजिंग चेक का क्या मतलब होता है? एनकेजिंग चेक का मतलब होता है चेक भुगतान। क्या है? चेक भुनाना। क्या होता है? चेक भुनाना। तो देख लेते हैं क्या होता है। बैंक extend these services to both saving and current account hold. Check can today be encased across any bank branch
ESP in case where the bank offer core banking solution or CBS which is usually written. CBS का क्या मतलब है? Core banking solution which is usually written on the face of check. Some bank offer the facility of multi-city checkbook to their account holders. क्या बोला गया है आपको इसमें ज़्यादा समझ आएगा। तो बैंक बचत और चालू खाता धारकों दोनों का यह सेवा प्रदान करता है। क्या दोनों को यह सेवा प्रदान करता है बैंक। आजकल चेक को किसी भी बैंक शाखा में भुनाया जा सकता है, किया जा सकता है, खासकर तब जब बैंक कोर बैंकिंग समाधान या CBS प्रदान करता हो, जब आमतौर पर चेक के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता है। कुछ बैंक अपने खाता धारकों को मल्टी सिटी चेक बुक की सुविधा भी प्रदान कर। मल्टी सिटी चेक क्या होता है किसी को मल्टी सिटी चेक क्या होता है? तो हम बताते हैं आपको मल्टी सिटी चेक क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो। मल्टी सिटी चेक एक प्रकार का चेक होता है जो किसी भी शहर में किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है। ओके, यह चेक जो होता है विशेष रूप से व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए उपयोगी होता है जो विभिन्न शहरों में व्यवसाय करते हैं। ठीक, आई होप आपको मल्टी सिटी चेक का मतलब, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए जिससे बार बार ना भूलें, नहीं तो वीडियो देख लीजिए दोबारा याद आ जाएगा। आगे है कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। क्या है? कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, ऋण के उपकरणों को इकट्ठा करना और भुगतान करना। सर्विसेज लाइक कलेक्टिंग क्रेडिटेड इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रोमिसरी नोट, ये तो अकाउंट में आपको बताया जाता है, शायद ये 11th में था, ये शायद 11th या 12th की अकाउंट की बुक में है। 11th में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये सब आपको डिटेल में बताया गया है। Services like collecting credit instruments such as promissory note and bill as mentioned earlier, the bank provides the facility as a custodian on behalf of its customer. वचन पत्र और बिल जैसे ऋण उपकरणों को इकट्ठा करने जैसी सेवाएं, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से संरक्षण के रूप में यह सुविधा प्रदान करता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यदि जो स्टूडेंट ने ना पढ़ा हो या जिसके पास ना हो, कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट वह होता है जब जो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति या संगठन दूसरे व्यक्ति या संगठन को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है। प्रोमिसरी नोट, और प्रॉमिस से ही वादा का कुछ। तो आगे है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का विनिमय। Another services offered by bank is to convert local foreign currency to local currency needed for account holder dealing in trade outside India. बैंक द्वारा दी जाने वाली एक अन्य सेवा स्थानीय विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करना, जो भारत के बाहर व्यापार करने वाले खाता धारकों के लिए आवश्यक होता है। इसे क्या समझाने तो जी कंसल्टेंसी, आगे क्या है? कंसल्टेंसी। तो और पढ़ लेते हैं। कंसल्टेंसी का मतलब होता है परामर्श। If started off as services provide to high net worth individual or HNIS. In today's most bank offer financial consultancy services to those customers who are interested in enhancing their wealth by investment in different instruments, stock market, bank assurance, and even task management. इसकी शुरुआत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों या HNI को प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में हुई, और आज अधिकांश बैंक उन ग्राहकों को वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करते हैं जो
विभिन्न उपकरणों, शेयर बाजार, बैंक आश्वासन और यहाँ तक कि कर प्रबंधन में निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाने में रुचि रखते हैं। मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी। पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, उपयोगिता बिल भुगतान। द बैंक में facilitate payment of bills and even taxes such as telecom bills, water and electricity. उपयोगिता बिल भुगतान बैंक बिलों और यहाँ तक कि करों जैसे दूरसंचार बिल, पानी और बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको बता देता हूँ दोबारा। कंसल्टेंसी का क्या मतलब है? कंसल्टेंसी जो होती है वो एक प्रकार की सेवा होती है जिसमें विशेषज्ञता वाले पेशेवर व्यक्ति या संगठन किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विशिष्ट समस्याओं या परियोजनाओं के समाधान के लिए सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कंसल्ट करना। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, बहुत तरह के होते हैं। दैट बैंक ऑफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे दिए गए हैं। जो कि है पहला सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से क्या मतलब है? सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब बचत बैंक खाता। इट इज द नेस्ट अकाउंट फॉर इंडियन इंडिविजुअल विथ लिमिटेड इनकम बट striving for a better and secure future. This can be opened with a limited initial amount. A minimum balance in this account needs to be maintained. यहाँ सीमित आय वाले भारतीय व्यक्तियों, यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ सीमित आय वाले भारतीय व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा खाता होता है, लेकिन बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे सीमित प्रारंभिक राशि के साथ खोला जा सकता है। इस खाते में न्यूनतम शेष राशि होना चाहिए ही चाहिए। लेकिन जीरो बैलेंस का भी खुलता है, लेकिन जो 1000 के खुलते हैं उसमें न्यूनतम राशि हो। अब जीरो वाले बैलेंस तो जनधन खाता है ना। तो आगे क्या लिखा है? The account holder also earns a quarterly interest which varies from one bank to another and also per the directives issued by the RBI from time to time. Saving account is a basic account type that lets you deposit money safely with bank. It ensures safety and access to your money whenever you need. You can withdraw your funds either digitally or in person at any point in time. Even foreign individual can open an account, but in joint capacity with an Indian, KYC norms need to be fulfilled. खाता धारक को तिमाही ब्याज भी मिलता है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग होता है और आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार भी आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भी बचत खाता एक बुनियादी खाता प्रकार है जो आपको बैंक में सुरक्षित रूप से पैसा जमा करने की सुविधा देता है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप वहाँ पे चले जाते हैं और पैसे अपने निकाल पाते हैं। आप किसी भी समय डिजिटल रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे निकाल सकते हैं। विदेशी व्यक्ति भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन किसी भारतीय के साथ संयुक्त क्षमता है। केवाईसी मानदंडों का पूरा करने की आवश्यकता है, तो केवाईसी को फुलफिल्ड करना होता है। टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है और आज हम यहीं तक पढ़ लेते हैं, टर्म डिपॉजिट तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट्स। तो टर्म डिपॉजिट क्या होता है, ये हमारा लास्ट है। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा। A term deposit is another name for fixed deposit that includes funds deposit into an account at bank for a fixed period. Term deposit investment usually carry short-term maturities ranging from 1 month to about 3 months, 3 years, and will have varying level of required minimum deposit. These deposits can be made people who wish
to save funds for longer periods. Hence, higher interest rate as compared to that applicable for saving account is given by the bank because the bank is reasonably sure that the specific fixed amount cannot be withdrawn by the depositor. During this time, no withdrawal are allowed. These deposits are utilized by the bank to lend to other entities. जो टर्म डिपॉजिट होता है वो फिक्स डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है जिसमें जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में खाते में जमा की गई धनराशि शामिल होती है। टर्म डिपॉजिट निवेश में आमतौर पर 1 महीने से लेकर लगभग 3 साल तक की अल्पकालिक परिपक्वता अवधि होती है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि 3 साल की अवधि होती है और इसमें आवश्यक न्यूनतम जमा राशि के अलग अलग स्तर होते हैं। ये जमाएं वे लोग कर सकते हैं जो लंबी अवधि के लिए धन बचाना चाहते हैं। आपके घर में किसी ने करा होगा फिक्स डिपॉजिट, आप उनसे पूछ सकते हैं या यदि आप भी करते हैं तो आपको पता होगा। इसीलिए बैंक द्वारा बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर की तुलना में अधिक ब्याज दर दी जाती है क्योंकि बैंक को उचित रूप से यकीन होता है कि जमाकर्ता द्वारा विशिष्ट निश्चित राशि नहीं निकाली जा सकती। इस दौरान कोई निकासी की अनुमति नहीं होती। इन जमाओं का उपयोग बैंक द्वारा अन्य संस्थाओं को उधार देने के लिए किया जाता है। ठीक, जो आप पैसे जमा करते हैं उन्हें पता होता है कि आप निकालेंगे नहीं और वह उनको दूसरे को लोन देने में मदद मिलती है। यदि आप बीच में ही निकाल लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं। आपको पता होगा यदि आपके घरों में खुला है, आपका खुला है, यदि ये आपका दोस्तों का खुला है, किसी का भी खुला है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम करंट अकाउंट से पढ़ेंगे और हमारा थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा बचा नहीं है, हमारा ख़त्म हो जाएगा यूनिट 2 का चैप्टर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए बाय बाय।